प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस तरह से अप्लाई होता है हमारी डेली लाइफ में, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था उसमें हमने पढ़ा था जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो हम किस तरह से कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे हम मोमेंटम को बहुत धीरे धीरे कम करते हैं, जिससे हम चोट लगने से, इंजरी से बच सकते हैं। देखिए, जैसे एग्ज़ाम्पल इसके कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं या आपने किसी क्रिकेट प्लेयर को देखा होगा, किसी फील्डर को देखा होगा, तो वो जब क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है। तो ऐसा वो क्यों करता है, मतलब क्यों ऐसा करते हैं फील्डर या क्रिकेट प्लेयर, जो कि जब भी वो किसी बॉल को कैच करते हैं तो वो अपने हाथ को धीरे धीरे करके पीछे ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है उसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है, जिस वजह से उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम होने की वजह से अगर हम उस मोमेंटम को एकदम से कम कर देंगे तो हमारे हाथ जो हैं वो इंजर्ड हो जाएंगे, या जो क्रिकेट प्लेयर के जो हाथ हैं वो कैसे हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएंगे। तो बॉल को रोकने के लिए, उसको कैच करने के लिए जो मोमेंटम है उसे धीरे धीरे करके रिड्यूस किया जाता है और तब ज़ीरो किया जाता है, जिससे जब वो थोड़ा टाइम लेकर मोमेंटम धीरे धीरे करके चेंज होता है तो जो फोर्स है वो कम लगता है, जिससे जो प्लेयर है उसके हैंड पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब किसी भी तरीके की चोट नहीं लगती है। और अगर क्रिकेट प्लेयर अचानक से वो बॉल कैच कर ली, जैसे आप अगर ये टेक्निक नहीं जानते हैं और आप अगर अचानक से बॉल को कैच कर लेंगे तो जो लार्ज मोमेंटम है बॉल का वो बहुत कम टाइम में ज़ीरो हो जाएगा, जिस वजह से जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा और आपके हाथ में चोट लग सकती है। तो जब भी क्रिकेट बॉल को या किसी भी टाइप की बॉल को जिसका बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, तो उसको रोकने के लिए, उसको कैच करने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा से मतलब ये भी नहीं है कि उसको बहुत टाइम लेके, मतलब जैसे हम अचानक से उसको बॉल को रोकते हैं तो हम बहुत कम टाइम में मोमेंटम को ज़ीरो कर देते हैं, जिससे चोट लग जाती है। तो थोड़ा हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं जिससे टाइम मिले और बॉल जो है वो धीरे धीरे करके अपना मोमेंटम जो है वो रिड्यूस करे, और जिससे कि जो बॉल है उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो फोर्स है वो हाथ पे कम अप्लाई हो, जिससे चोट जो है वो प्लेयर के हाथ में या आपके हाथ में कैसे लगे, कम लगे। तो आपको कौन सी टेक्निक याद रखनी है? जब भी आप किसी क्रिकेट बॉल को कैच करें जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो आप उसके मोमेंटम को धीरे धीरे करके कम करेंगे। देखिए, सेकंड केस है हाई जंपर का। जब एथलेटिक्स के गेम होते हैं जिसमें हाई जंपर एथलीट्स जब जंप करते हैं तब उन्हें कुशन या हीप ऑफ सैंड प्रोवाइड कराए जाते हैं ग्राउंड पर गिरने से पहले। मतलब जब वो ग्राउंड पर लैंड करते हैं तब वो किसी कुशन पर या फिर हीप ऑफ सैंड पर लैंड करते हैं, तो ऐसा उन्हें इंजरी से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब वो गिरते हैं तब वो उन्हें चोट ना लगे, उन्हें जो उनकी बोन्स हैं उन पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। इस वजह से उनको इंजरी से रोकने के लिए कुशन या हीप ऑफ सैंड प्रोवाइड कराया जाता है। तो वो इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, जब हाई जंपर जंप करता है तो उसके जो फोर्स वो अप्लाई करता है जंप करने के लिए, तो वो फोर्स जो है उसमें मोमेंटम भी होगा। अब ये मोमेंटम जो है अगर एकदम से ज़ीरो हो जाएगा, जैसे ही वो जंप करके अगर डायरेक्टली वो ग्राउंड पे लैंड करेगा तो क्या होगा, उसका जो लार्ज मोमेंटम है पैरों का वो एकदम से ज़ीरो हो जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम में, जिस वजह से उसको इंजरी हो सकती है। अगर वो हीप ऑफ सैंड पर या फिर कुशन पर लैंड करता है तो वो फिसलता हुआ लैंड करता है, मतलब इस तरह से लैंड करता है जिससे, जैसा कि इस पिक्चर में देखिए शो हो रहा है, जिससे कि क्या रहता है, उसका जो फोर्स है लगने वाला
वो एकदम से ज़ीरो नहीं होता है। तो एकदम से ज़ीरो ना हो फोर्स, या जो उसका जो फोर्स से मोमेंटम जो हो रहा है क्रिएट, वो मोमेंटम एकदम से ज़ीरो ना हो, इस वजह से जो एथलीट्स हैं वो सैंड पर या फिर कुशन पर लैंड करते हैं और धीरे धीरे करके अपना जो मोमेंटम है लेग्स का उसे कम करते जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी पर किसी भी टाइप की इंजरी नहीं होती है। क्योंकि जब वो डायरेक्टली अगर ग्राउंड पे जंप कर जाते हैं तो उनके पैरों का जो बहुत ज़्यादा मोमेंटम है वो एकदम से ज़ीरो हो जाता है, और जो फोर्स है बहुत सारा वो ग्राउंड पे लगता है और ग्राउंड उसको अपोज करती है, मतलब एक अपोजिंग फोर्स लगाती है अर्थ उसके पैरों के ऊपर। तो जितना फोर्स एथलीट के पैर ग्राउंड पर लगाएंगे उतना ही फोर्स ग्राउंड भी एथलीट के पैरों पर लगाएगा, जिसके वजह से उसके पैर जो हैं उन पे इंजरी हो सकती है। तो इस इंजरी से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। कि थर्ड जो इसका एप्लीकेशन है वो है जो कार्स में सीट बेल्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो सीट बेल्ट्स का यूज़ क्यों किया जाता है, उसका रीज़न ये है, जब जो कार है वो हाई स्पीड में ट्रैवल कर रही होती है, अचानक से एक्सीडेंट होने पर जो उसका मोमेंटम है कार का, वो अचानक से रुकने पर, एक्सीडेंट होने पर एकदम से ज़ीरो होता है, बहुत कम टाइम में वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को जर्क लगता है, झटका लगता है, और वो भी आगे की तरफ गिरते हैं, जिस वजह से उनके इंजरी हो सकती है, उनके चोट लग सकती है। कोई पैसेंजर निकल के बाहर भी गिर सकता है आगे की स्क्रीन को तोड़कर। तो इसीलिए जो सीट बेल्ट्स होती हैं वो लगी रहती हैं, क्योंकि सीट बेल्ट्स लगाने से क्या रहता है कि जब कोई पर्सन, जो पैसेंजर बैठा हुआ है कार में या किसी भी व्हीकल में, तो जब वो गिरता है अचानक से रुकने पर गाड़ी के, तो उसे जो जर्क लगता है उसका जो मोमेंटम है वो फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि बेल्ट जो है वो स्ट्रेचेबल होती है, तो जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे करके ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है जो उस पर फोर्स लगा है उस झटके की वजह से वो ज़्यादा नहीं लगता है, और इस वजह से वो पर्सन है वो बाहर की तरफ या आगे की तरफ, सामने की तरफ टकराता नहीं है और उसे इंजरी नहीं होती है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड सैम्पल प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहली जो सैम्पल प्रॉब्लम है वो है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम। कितना फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा अगर किसी 6 किलोग्राम मास की बॉल में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, m इंटू ए। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, इसका मास कितना है 6 किलोग्राम, ए कितना है 4, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। इसी तरह से सेकंड सैम्पल प्रॉब्लम में, व्हाट इज एक्सेलरेशन produced by a force of 12 newtons exerted on an object of mass 3 किलोग्राम। एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स 12 न्यूटन्स दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है 3 किलोग्राम। तो देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो 12 इक्वल्स टू 3 × ए, डिवाइड लगाएंगे 12 में 3 का, आंसर कितना आ जाएगा 4। ये थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आपको फोर्स रिक्वायर्ड बताना है अगर किसी कार की वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है और 10 सेकेंड्स में उसको ये वेलोसिटी देनी है, और वो रेस्ट से स्टार्ट करती है अपनी वेलोसिटी को, मतलब जो चलना है उसका वो 0 से स्टार्ट होता है और उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 10 सेकेंड्स में। तो आपको फोर्स बताना है कि कितना फोर्स लगा होगा उसको 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देने में। और मास जो है वो कार का कितना दिया हुआ है, वो दिया है 1500 किलोग्राम। ये मास कितना है 1500 किलोग्राम। और फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कहाँ से आएगा, वो आएगा, हम निकालेंगे उसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके, जिसमें देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स किए थे इसके,
u इक्वल टू यहाँ 0 है, v 30 है, t 10 है। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके a की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद f निकाल देंगे, मास 1500 है, a 3 निकल के आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई फोर्स की 4500 न्यूटन। तो इस तरह से इसकी सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती हैं, टेस्ट में भी आती हैं, टेस्ट में भी आएंगी और एग्ज़ाम में भी आती हैं। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और कोई भी डाउट है तो मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।